पहला तो मतलब वेक्टर अलजेब्रा टाइप्स बोला जाए तो पहला होता है वेक्टर क्वांटिटी, है ना, विया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और दूसरा हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, जो कि हमारा ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग कई जगह यूज़ करेंगे स्केलर क्वांटिटी का भी, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। अभी तो हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। स्केलर क्वांटिटी का अगर हम लोग डिफिनीसन की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी का हमारा डिफिनीसन क्या होता है कि वेक्टर स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। तो अब इसके बारे में बोल सकते हो कि विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ। देखो अगर हम बात करते हैं कि कोई एक व्यक्ति ए से बी तक उसको मान लो हमको जाना है, जस्ट सपोज, तो हमने बोल दिया कि ए से बी तक जाने में उसको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर हम ये बोलें कि ए से बी उसको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ए से बी का डिस्टेंस, हम लोग जनरली मैथ में क्या करते हैं, हमने ऐसे भी ड्रॉ कर दिया, चलो ए से बी ये हो गया, ए से बी इधर भी हो सकता है, ए से बी इधर भी हो सकता है, ए से बी इधर भी हो सकता है। मतलब आपका कोई एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन तो है नहीं, जिधर डायरेक्शन में आप बनाना चाहो बना सकते हो। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, जिसमें सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड बना दिया। लेकिन अगर मान लो हमने ऐसे क्वाड्रेंट एक्सिस में अगर मान लो हम बनाते हैं, क्वाड्रेंट एक्सिस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमने इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया, और 10 यूनिट हमने बोल दिया ओरिजिन से डिस्टेंस से कवर करने के लिए बोल दिया कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस इधर है और ये एंगल 45 डिग्री पे बना रहा है, तो आप एकदम स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही उसको बनाओगे। अगर हम इसको लिखना चाहें, इसके डायरेक्शन इसकी वैल्यू को अगर हम लिखना चाहें तो मैं ऐसे लिखूंगा 10i + 10j करके लिखूंगा। तो ये एक्चुअली वैल्यू जो हमारा होगा ना वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमको बोला जाए कि आप ना 10 किलोमीटर अपने घर से चलिए, तो किधर चलिए वो हमको नहीं बताया गया। वो ऐसा अगर ऐसा बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्केलर क्वांटिटी के बारे में बोला जा रहा है। और हम बोलें कि 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर से चलिए, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब स्पेसिफाइड डायरेक्शन पता चल जाएगा कि किधर जाना है। अभी तक तो हमको पता नहीं था ना कि किधर जाना है, अब हमको बता दिया, हमने डायरेक्शन बता दिया कि आपको 10 किलोमीटर यहाँ जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बताएंगे कि आप क्या करिए, यहाँ से इधर डायरेक्शन में चलिए, मतलब डायरेक्शन नहीं बताया जाता, सिर्फ आपको ये बोला जाएगा कि आप इधर से इधर की तरफ जाइए। तो जब इधर से इधर की तरफ जाइए तो कितना जाइए वो बताया जा रहा है, किधर जाइए ये नहीं बताया जा रहा। तो किधर जाने वाला ही सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। स्पीड हो गया और फिर वॉल्यूम या मास हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में होता है। और इसमें एटसेट्रा और भी कई सारी चीज़ें आएंगी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस ले लिया, स्पीड ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, स्केलर क्वांटिटी में आ जाती हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे किसका, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारा क्या होता है, कुछ टर्म्स जिनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला टर्म्स हमारा है नल वेक्टर। नल वेक्टर को ही और हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं। नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर। अब ये नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो ऐसा वेक्टर
जिसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बारे में आप लिखोगे कि इफ़ द मैग्नीट्यूड 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 ऑफ द वेक्टर इज 0। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है उसके बारे में हमने आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा, है ना। देन इट इज कॉल्ड नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। ठीक, नेक्स्ट हमारा होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अच्छा, इसकी वैल्यू अगर नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर की वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करें लिखें तो ये ऐसे, अगर मान लो कोई एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 0 आ रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो नल वेक्टर कहलाता है। दूसरा हमने क्या बोला, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा हो, 1 आ रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे इफ़ द मैग्नीट्यूड of the vector is 0 is 1 then it is called यूनिट वेक्टर। अब इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर को देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, या तो हम इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ये एक कैप, कोई वेक्टर ए है तो इसका अगर मान लो हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ए कैप इसको लिख देते हैं। और इसी वेक्टर का अगर हम लोगों को ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो यही हमारा क्या हो जाता है, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक, और ये जो वैल्यू आता है, यही वाला वैल्यू हमारा क्या आता है, इसका अगर मान लो मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ, ए वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा 1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये यूनिट वेक्टर या नल वेक्टर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आई जे और के होता है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये आर द यूनिट वेक्टर्स। मतलब अगर कहीं ये आता है यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ड्रॉ करें, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये आई हो जाएगा, वाई की डायरेक्शन में जे हो जाएगा और जेड की डायरेक्शन में के हो जाएगा। तो आई जे के का जो वैल्यू आएगा हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करेंगे, आई का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, जे का मैग्नीट्यूड 1 आएगा और के का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। ठीक, तो ये यूनिट वेक्टर आपका कहीं अगर नहीं दिया हुआ आई जे के बारे में तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंडरस्टूड है, आई जे के हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। बिना बोले अगर कहीं नहीं भी बोला जा रहा है तो अब अंडरस्टूड है कि ये आई जे के क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो वो आपको ये समझ लेना है अपने आप कि ये यूनिट वेक्टर के बारे में बोला जा रहा है, आई जे के अगर लिखा हुआ है तो। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, पैरेलल वेक्टर्स, PARALLEL, पैरेलल वेक्टर्स। देखो, पैरेलल वेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला चीज़ तो ये दो तरीके का होता है। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि पैरेलल वेक्टर होता क्या है। तो इसमें अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, इफ़ द वेक्टर्स हैव द सेम लाइन ऑफ सपोर्ट
support then they are called parallel vectors। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक वेक्टर मान लो हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बी है, तो मान लो कोई कांस्टेंट हमने ले लिया, लेमडा का वैल्यू रियल नंबर हमने दे दिया, तो ए और बी यहाँ पे क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। पैरेलल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि मान लो हमने ये एक वेक्टर ऐसे ले लिया, ठीक, और एक दूसरा वेक्टर ये ले लिया, मान लो ये ए वेक्टर है और ये लेमडा टाइम्स बी वेक्टर है, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। इसी को रिप्रेजेंट करने का, ये कहने का एक और तरीका है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। अब ये दो तरीके का होता है। पहला होता है लाइक पैरेलल वेक्टर, ठीक, दीज आर टू टाइप्स, ठीक। पहला होता है लाइक पैरेलल वेक्टर और दूसरा होता है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। तो लाइक पैरेलल वेक्टर्स मतलब ये हुआ कि एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक। तो आप क्या बोल सकते हो? एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स इज 0, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या होगा, मतलब डायरेक्शन सेम होगा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन विल बी सेम, ऐसे बोल सकते हैं। तो डायरेक्शन विल बी सेम का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर भी इधर ही की तरफ होगा पैरेलल डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या होगा? लाइक वेक्टर कहलाएगा। दूसरा हमने क्या बोला? अनलाइक पैरेलल वेक्टर, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर में क्या होगा कि अब इसमें आप क्या लिखोगे कि एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, यहाँ भी एनी टू वेक्टर्स है ना, एनी टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री, ठीक। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन के बारे में हमें बोला जाए तो डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू ईच अदर, मतलब क्या हुआ? ईच अदर, अपोजिट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम लोग बात करने जा रहे हैं एक वेक्टर का डायरेक्शन हमने ऐसे ले लिया, ठीक, पैरेलल ही होना चाहिए, तो दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। एक का डायरेक्शन इधर है, अगर मान लो हमने एक वेक्टर ये ले लिया, दूसरा वेक्टर भी ले लिया, तो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो 180 डिग्री आएगा, ठीक। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी 180 डिग्री। इसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट की बात हम लोग करने जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा होता है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स में देखो हम लोग क्या बात करते हैं कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता हो? सेम आ रहा। तो अगर मान लो आप इसमें लिखोगे कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल वेक्टर इज सेम, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, अच्छा इसमें ये ध्यान रखना है कि इक्वल वेक्टर्स ये तभी आएंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन वो दोनों पैरेलल भी होने चाहिए। तो इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेलल वेक्टर, या हम इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, लाइक पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, तभी इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। लाइक पैरेलल वेक्टर्स इज सेम then they are called
equal vectors, then they are called equal vectors. ठीक, या और क्या हम बोल सकते हैं, और द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दोज वेक्टर्स इज सेम. तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर अगर मान लेते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन में हमारा ये बोल रहा है कि अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे तो ये कब पॉसिबल है, ए का मॉडुलस बी के मॉडुलस के इक्वल हो जाए. ठीक, या हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने यही चीज़ तो बोला है, क्या बोला है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइक वेक्टर इज सेम देन दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर. तो ये तो अपने आप इक्वल वेक्टर हो जाएंगे. अगर लाइक वेक्टर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों अपने आप इक्वल वेक्टर रहेंगे, उनके मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हैं तो. ठीक, अदरवाइज लाइक वेक्टर नहीं होगा. अच्छा, लाइक वेक्टर नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर का लेंथ मान लो अगर मैग्नीट्यूड लेते हो तो ये ए वेक्टर है और ये एक मान लो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो फिर ये दोनों लाइक वेक्टर नहीं कहलाएंगे ना, डायरेक्शन सेम है लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं आ रहा है, तो फिर ये क्या कहलाएंगे, लाइक वेक्टर थोड़ी कहलाएंगे. ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि मान लो हमने एक वेक्टर ऐसे ले लिया, ठीक, मान लो एक वेक्टर इधर की तरफ आ रहा है, ऐसे आ गया, और एक वेक्टर ऐसे आ गया, सी वेक्टर, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइक वेक्टर कहलाएंगे. ठीक, तो हम बोल सकते हैं दोनों को लाइक वेक्टर. मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैटर करता है, बाकी कुछ हो या ना हो, मैग्नीट्यूड पे आपको कंसंट्रेट करना है. नेक्स्ट हमारा आता है कोलिनियर वेक्टर्स. तो देखो, कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं दो ऐसे वेक्टर, दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में लाई कर रहे हो, ठीक, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं. तो आप लिखोगे कि द वेक्टर्स विच आर पैरेलल to the same vectors and have either initial or terminal point in common. ठीक, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है. देखो, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है. अगर हम एक वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये अगर मान लो ए है और ये हमारा बी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं. ठीक, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट कहलाता है. अब अगर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर्स एंड हैव आइदर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इन कॉमन. तो अगर मान लो हम इसी वेक्टर में इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को हम लोग, एक तो पैरेलल होना चाहिए, वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर्स एंड हैव आइदर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, इसी पे लाई करें. तो या तो मैं एक वेक्टर ए बी वेक्टर बना दिया यहाँ पे और ए सी वेक्टर ऐसे बना दिया यहाँ पे, तो ये फिर हमारा क्या आ जाएगा, मान लो हमने सी वेक्टर यहाँ से ऐसे बना दिया, तो ए बी और बी सी वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे. या हमने एक
एक और क्या कंडीशन बना सकते हैं, मान लो हमने ऐसे बना दिया, यहाँ से पी ए बना दिया, मान लो यहाँ पे हमने पी बोल दिया, तो फिर पी ए बी भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी कोलिनियर कहलाएगा, या पी ए बी सी क्या होंगे, तीनों वेक्टर। ध्यान ये रखना है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, ये और ये वेक्टर पैरेलल होने चाहिए, तभी ये कोलिनियर कहलाएगा। अगर पैरेलल नहीं बनाओगे तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये कोलिनियर होगा ही नहीं। मान लो हमने एक वेक्टर ऐसे बना दिया, तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को हमने ला कर मान लो मिला दिया, तो मिला दोगे लेकिन एक ही लाइन में थोड़ी होगा, आप इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो ये कहाँ जा कर के मिलेगा, ये कहीं और जाके आगे मिल रहा होगा, तो ये फिर ऐसे केस में हमारा क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक, तो कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि पहली चीज़ तो ये पैरेलल कंडीशन होने चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ हमने लिखा हुआ है कि विच आर पैरेलल टू द सेम वेक्टर्स, तो पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल का मतलब ये हुआ कि लाइक वेक्टर आप बोल सकते हो, लाइक वेक्टर का मतलब ये हुआ कि जो लाइक पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये हुआ, या अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो हम पैरेलल वेक्टर्स ही अगर मान लो बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ सॉरी कि उनके बीच का जो हमारा एंगल आ रहा है वो या तो 0 डिग्री आएगा या 180 डिग्री आएगा, तो ही हमारा क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर होना चाहिए, तो ही हमारा कोलिनियर वेक्टर होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है को इनिशियल वेक्टर्स। 6 पॉइंट को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से सारे वेक्टर ओरिजिनेट कर रहे हों, या उनके सारे इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो, एक ही जगह हो। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो कि वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स, ठीक, आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम कई सारे वेक्टर बना रहे हैं और जिनके इनिशियल पॉइंट एक ही हों, तो उनको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ऐसे हमने कई सारे वेक्टर बना दिया, जस्ट सपोज इनका नेमिंग हमने कर दिया, और नेमिंग हमने क्या किया, मान लो ये ओ ए है, ठीक, ऐसे ओ बी वेक्टर हमने ले लिया, ओ सी वेक्टर ले लिया, ओ डी वेक्टर ले लिया, तो इनके सारे इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है, ओ वेक्टर है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मान लो ए बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो अगर हम किसी अदर थर्ड वेक्टर के टर्म्स में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, ए बी वेक्टर को अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जैसे सपोज हमने लिखा यहाँ पे एक ए बी वेक्टर है ऐसे, ठीक, ये ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर को अगर हम जानना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ से हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, देखने का मतलब ये हुआ कि ओ के रेस्पेक्ट में देखने का मतलब ये हुआ, तो ए बी वेक्टर का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, लिखने का एक्चुअली तरीका होता है, यहाँ ये लिखने का, लिखावट का मतलब ये होता है कि हम यहाँ खड़े हैं और इस पॉइंट से इसको देख रहे हैं। अगर मान लो हमने क्या कर दिया, कोई और पॉइंट ले लिया, ओ की बजाय एच पॉइंट ले लिया, तो ए बी वेक्टर को हम लोग कहाँ से इसको मेजर कर रहे हैं, देख रहे हैं एच पॉइंट से, तो हमें क्या बोलूँगा, एच बी वेक्टर माइनस एच ए वेक्टर। तो अभी तक इस ए वेक्टर को ऐसे सिंपल कहीं भी रख दिया था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका पोजीशन वेक्टर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओ, तो ओ के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अच्छा, अब इसमें ट्राइंगुलर शेप में, ट्राइंगल प्रॉपर्टी में भी हम लोग इसमें कई जगह हम यूज़ करेंगे। जैसे मान लो हमने क्या किया, कुछ टर्म्स जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं नोट करके आप इनको भले से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ध्यान रखिएगा। ये ए बी और सी मान लो दिया हुआ, और इसको मान लो हमने पोजीशन वेक्टर दे दिया, किसका, वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर। ठीक, इसके वर्टेक्स का ए का पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसी पॉइंट की बात किया जा रहा है, उस पोजीशन की बात किया जा रहा है। बी वेक्टर का मतलब ये बी वेक्टर, बी के वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर है। सी वेक्टर मतलब सी के पोजीशन का वेक्टर दिया हुआ।
तो अगर मेरे को मान लो साइड्स का लेंथ फाइंड आउट करना है, जस्ट सपोज मान लो मेरे को ए बी कैलकुलेट करना है, तो ए बी कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, कहीं ओरिजिन ओ ले लूँगा, कहीं भी ले सकता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ये सर्कल के अंदर ही लें, कहीं भी ले, मतलब ट्रायंगल के अंदर ही लें, इस ट्रायंगल के बाहर भी ओ ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। तो ये लेने का मतलब क्या हुआ कि आप ना इसकी वैल्यू को उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में मेज़र कर रहे हो। तो अगर मैं ए बी कैलकुलेट करूँगा तो वैल्यू हमारा क्या आएगा पता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर ऐसे निकल के आएगा। और ओ बी वेक्टर का वैल्यू आप क्या ले रहे हो, क्योंकि पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर का वैल्यू आप क्या ले रहे थे, ए वेक्टर ले रहे थे, और ओ बी वेक्टर का वैल्यू यानी ओ के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले रहे थे, बी ले रहे थे, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा। अगर मान लो मैं ए सी वेक्टर निकालूँ तो फिर हमारा क्या आएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर ऐसे आएगा। तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस तरीके से आएगा। अच्छा, कई बार लोग पूछते हैं, उसके बारे में हम अभी बताते हैं। पोजीशन अगर मान लो हमने बात किया पोजीशन वेक्टर की, तो अगर मान लो हमने ये ट्रायंगल बनाया है, जस्ट सपोज ये ट्रायंगल ही, जैसे एक बार और मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि अगर मान लो हमने ये ए लिया है, ये बी लिया है और सी लिया है, तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ, अभी मैं पोजीशन वेक्टर नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, साइड्स का लेंथ ले रहा हूँ। अभी तक हमने क्या ले रहा था, ये वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर ले रहा था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये न लेकर के अब मैं इसको मान लिया, जस्ट सपोज ये BC का हमने BC वेक्टर को ए वेक्टर मान लिया, CA वेक्टर को हमने क्या मान लिया, बी वेक्टर मान लिया, ठीक, और AB वेक्टर को हमने क्या मान लिया, सी वेक्टर मान लिया। ध्यान ये रखना कि जब भी हम साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे अभी चल रहे हैं, साइक्लिक फॉर्म में मतलब एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, और इसका डायरेक्शन मैटर करता है ना, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब क्या हुआ, लिखने का मतलब हमारा क्या हुआ कि अगर आप कभी जिस पोजीशन से आप चले थे उसी पोजीशन पे अगर आप आ रहे हो, ठीक, और डायरेक्शन आपका ऐसी ही मान लो, आपने पहले का इनिशियल पॉइंट दूसरे का टर्मिनल पॉइंट, पहले का इनिशियल पॉइंट दूसरे के टर्मिनल पॉइंट से मिलते जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ फिर आप वापस जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे आ जा रहे हो, तो इसका मतलब ये हो कि इन सभी वेक्टर का सम 0 के इक्वल आएगा। तो ऐसे केस में हम ना कई सारे वेक्टर्स का सम निकाल सकते हैं। मान लो कई सारे वेक्टर हुआ, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, है ना, चाहे जितना वेक्टर निकालना हो, ऐसे हो गया, है ना, और ये फिर वापस यही आ जाएगा। तो अगर मान लो मैं इनको सभी को A1 A2 A3 मान लो ले लेता हूँ, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, A4 वेक्टर, A5 वेक्टर, A6 वेक्टर, A7 वेक्टर और A8 वेक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी का सम क्या आएगा, सभी का सम 0 के इक्वल आएगा, ठीक। लेकिन क्या होगा अगर मान लो हम बी वेक्टर में इसकी डायरेक्शन को मैंने उल्टा कर दिया, किसी भी एक का डायरेक्शन मान लो अगर हमने उल्टा कर दिया, तो क्या होगा, तो होगा सिर्फ ये कि अगर मान लो हमने यहाँ पे लिखा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा था, तो वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू 0। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। मतलब डायरेक्शन अगर आप चेंज करोगे ना तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता है, क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर का माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, किसी भी वेक्टर की अगर हम बात करते हैं। तो इसी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। पहले तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें हमारा दो लॉ आते हैं सम निकालने के लिए प्रॉपर्टी का। क्या आता है, एक तो हमारा होता है ट्रायंगुलर सम प्रॉपर्टी जो कि अभी हमने बता ही दिया, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो आप हेडिंग डालोगे क्योंकि अभी हम एडिशन के बारे में ही बेसिकली हमने बताया कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो कैसे करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक। और ट्रायंगुलर लॉ में आपको समझ में आ गया होगा। ट्रायंगुलर लॉ में भी मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। जैसे जब भी हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे
इस तरीके से मान लो ये ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है। अगर मान लो हमने ये ए वेक्टर दिया, ये बी वेक्टर दिया और ये सी वेक्टर दिया, तो अब हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं बताओ। इन दोनों का डायरेक्शन एक ही है, इसका अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप चल रहे हो तो सी का हो गया -c हो गया, तो -c प्लस a प्लस बी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा 0, यानी सी वेक्टर का वैल्यू a वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। तो जनरली आपको ना इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा वैल्यू। जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग जनरली ऐसे यूज़ कर दिया करेंगे किसी भी एक का। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमने एंटी क्लॉकवाइज में ले लिया, क्लॉकवाइज में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमने एक वेक्टर ऐसे बनाया, एक वेक्टर ऐसे बनाया, फिर हमने ऐसे बना दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है। बस आपको ये देखना है कि बाकी दो में से दो का सेम डायरेक्शन है और तीसरे का अलग है, तो किसका अलग है, बस यही देखना है आपको। तो जिसका अलग है उस हिसाब से इसको आप रिप्रेजेंट कर दो। तो यहाँ पे भी अगर मान लो मैं इसको a बोलूँ और इसको b बोलूँ और इसको c बोलूँ, तो c वेक्टर का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के इक्वल आएगा। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात करने जा रहे थे किसके बारे में, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी बड़ा हमारा अच्छा ये लॉ है, एडिशन करने के लिए अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, या सॉल्व करते हैं वैल्यू, तो इसमें देखो क्या आता है, कैसे आता है। देखो अगर मान लो हमने यहाँ पे लिया एक ए वेक्टर, ठीक, और इस ए वेक्टर में हमने इनको बोल दिया, इनका नेमिंग कर दिया, मान लो ये ओ ए है, ठीक है, ये ओ ए बी और ये मान लो सी है। तो अगर मान लो हमको वैल्यू क्या किसका किसका दिया हुआ है, जस्ट सपोज ओ ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, ओ ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है और ओ सी वेक्टर का मान लो वैल्यू दिया हुआ है, ओ ए और ओ सी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। जस्ट सपोज मान लो ये ए वेक्टर दिया हुआ है और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, तो वो हमारा जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ओ बी वेक्टर के इक्वल आएगा। अब वो ओ बी वेक्टर हमारा क्या होता है, देखो ओ बी वेक्टर जो हमारा आएगा, ओ सी वेक्टर का वैल्यू एक्चुअली पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जो हमारा साइड होता है इक्वल होता है, तो यानी ये बी वेक्टर का वैल्यू मतलब ओ सी वेक्टर का वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो ओ सी वेक्टर का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, ए बी वेक्टर के इक्वल आएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और ऐसे ही ओ ए वेक्टर का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, सी बी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ओ ए वेक्टर का वैल्यू सॉरी ओ सी वेक्टर का वैल्यू ए बी वेक्टर के इक्वल आ रहा है, तो अब फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने ओ ए वेक्टर को इधर डायरेक्शन लिया है, ए बी वेक्टर का इधर डायरेक्शन लिया है, तो ऐसे केस में आप लॉ ऑफ ट्रायंगल आप यूज़ कर सकते हो। क्या चीज़, ओ बी वेक्टर का वैल्यू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। और ए बी वेक्टर का वैल्यू अभी आपने बोला ए बी वेक्टर का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, ओ सी वेक्टर के, तो आपने इसको बोल दिया कि ओ बी वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो बस इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा दो वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से या एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं, तो उसका रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, उसके डायगोनल्स के इक्वल होंगे। किसमें, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है तो उसका रिजल्टेंट डायगोनल के इक्वल आएगा। तो ये ला हमको यही शो कर रहा है, ये यही बता रहा है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहलाता है। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे थे किसके बारे में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोग बात कर लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हम किसी भी क्वांटिटी से, कोई स्केलर क्वांटिटी है, जैसे सपोज पहले हमने ए वेक्टर ले लिया और इस ए वेक्टर में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस अगर मान लो मैग्नीट्यूड लेते हो तो भी जो भी इसकी वैल्यू में इफेक्ट आने का ना मतलब क्या हुआ, मान लो हमने इसको ए वेक्टर ले लिया
और अगर मान लो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, एम इंटू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमारा वही आएगा। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है इस नेक्स्ट टॉपिक में हम वही बताएंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे। लेकिन अगर मान लो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी अगर मान लो हमने ए वेक्टर लिया और इस ए वेक्टर में आपने एम से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर को डिवाइड करने से इसके मैग्नीट्यूड में भी ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। ठीक। थर्ड हमारा क्वांटिटी आता है कि अगर मान लो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, थर्ड अगर मान लो आपने किसी ए वेक्टर को आप में इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, ये गलत है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में आप स्केलर क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, आप इसमें इसको ऐड नहीं कर सकते, 2i + 3j को नहीं ऐड कर सकते आप। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये मीनिंगलेस है, आप इसको नहीं कर सकते, ये गलत है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी हम वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, या मल्टीप्लाइड और डिवाइड आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हम किसके साथ करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, स्केलर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी के साथ ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है, जैसा कि हम बता रहे थे आप लोगों को क्या करना था, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ठीक। जैसे मान लो हमने कोई वेक्टर ले लिया, जस्ट सपोज z वेक्टर या p वेक्टर ले लिया, p वेक्टर इज इक्वल टू जस्ट सपोज xi + yj + zk हमने ले लिया, तो p वेक्टर का मॉड क्या आ जाएगा, √x² + y² + z² आ जाएगा। और ये हमारा तरीका होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब ये हुआ कि ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक। और स्केलर क्वांटिटी में फिर से आप वेक्टर क्वांटिटी के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है या नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एक्सप्रेशन एज लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक। लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखो, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक तरह से बोल सकते हो इसके लिए, क्योंकि हम लोग इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा करेंगे। ठीक है। हमने मान लिया कि अ वेक्टर आर इज सेड टू बी अ लीनियर combination, linear combination of the vectors a vector, b vector and c vector if there exist scalar x, y and z such that r vector is equal to xa plus yb plus zc वेक्टर। मतलब ये हुआ कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक तरह से लिखा हुआ है
कि कोई स्केलर वेक्टर किसी स्केलर क्वांटिटी को, है ना, क्या लिखा हुआ कि आर वेक्टर इज सेड टू बी ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, जिसमें एक्स वाई जेड हमारा क्या होगा, एक लीनियर क्वांटिटी होंगे, लीनियर कम्बिनेशन टर्म्स होंगे। ठीक, तो अगर मान लो एक्स वाई जेड लीनियर टर्म्स दिया हुआ है और ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको लीनियर फॉर्म में, लीनियर कम्बिनेशन में तीन वेक्टर को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें भी हमारे दो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मान लेते हैं इफ द वेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि द वेक्टर्स ए वेक्टर बी आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट इफ एटलीस्ट, हाँ, क्योंकि एक्स वाई जेड पे डिपेंड, किसी एक टर्म्स पे डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाता है। कोई भी एक जीरो नहीं होगा तब। ठीक, और दूसरा हमारा क्या होता है कि द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ज़ीरो, यानी तीनों ज़ीरो अगर हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है, क्योंकि एक्स वाई जेड वाली वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाए ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है इसी में, एक मिनट। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट, अगर मान लो टॉपिक बात करते हैं इसी में, कि अगर मान लिया हमारे पास कोई ऐसे, तीसरा पॉइंट इसमें, कि अगर मान लो हमारे पास कोई तीन ऐसे वेक्टर दिए हुए हैं, कौन कौन से, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k दे दिया, और बी वेक्टर का वैल्यू मान लो हमने दे दिया a2i प्लस b2j प्लस c2k, और सी वेक्टर का वैल्यू मान लो हमने दे दिया a3i प्लस b3j प्लस c3k दे दिया। ठीक, तो अगर हमसे बोला जाए कि ये तीनों वेक्टर्स, क्या चीज़, इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, कब होंगे, व्हेन इनकी मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट बना देंगे a1 b1 और c1, a2 b2 c2 और a3 b3 और c3 का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर डिपेंडेंट होगा तब, तीनों वेक्टर ए बी सी अगर इस तरीके से दिया हुआ है और ए बी सी डिपेंडेंट हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इनके डिटर्मिनेंट बना करके इनको ज़ीरो कर देंगे। इसके अलावा इसी चीज़ को अगर मान लो ये तीनों वेक्टर, देखो इसी पॉइंट को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोप्लेनर है, इफ़ आप क्या लिखोगे, इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर आर कोप्लेनर then सेम चीज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, और चौथा, ये चौथा ही पॉइंट था। पांचवा पॉइंट, एनी फोर वेक्टर, कोई भी चार वेक्टर अगर हम लोग लेते हैं, एनी फोर वेक्टर आर ऑलवेज
लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कोई भी चार वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, यानी किसी न किसी का ऐसा वैल्यू आएगा जिसका वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड जितने भी टर्म्स आ रहे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। और इंडिपेंडेंट के केस में, और डिपेंडेंट का मतलब किसी न किसी एक कम से कम एक वैल्यू आएगा जिसका आंसर ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसी जो अभी हमने ऊपर में ये वैल्यू लिखा था एक्स आर वेक्टर का वैल्यू, आर वेक्टर को जो हमने यहाँ पे लिखा था, मान लो आर वेक्टर इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर मान लो हमने लिखा था। तो इसी आर वेक्टर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी इन जनरल फॉर्म में एक्स वन ए वन वेक्टर प्लस एक्स टू ए टू वेक्टर प्लस एक्स थ्री ए थ्री वेक्टर प्लस एंड सो ऑन एक्स एन ए एन वेक्टर। ठीक, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। तो फिर से अगर मान लो लीनियरली डिपेंडेंट की बात करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट के केस में अभी हमने क्या बताया, कोई भी एक x1 एटलीस्ट वन, यहाँ लिख सकते हो एटलीस्ट वन ऑफ क्या चीज़, x1 x2 xn विल नॉन जीरो। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, इंडिपेंडेंट के केस में इंडिपेंडेंट सारे टर्म्स जीरो होंगे, x1 x2 एंड सो ऑन xn का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इन जनरल फॉर्म के लिए, तो ये तो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख रहे थे ना, ये जो हमने लिखा था ये क्या लिखा था, ये लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्म था। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का वैल्यू मतलब क्या हुआ कि जो आप कोफिशिएंट ले रहे हो यहाँ पे ए बी सी, जो एक्स वाई जेड जो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू अगर सभी का वैल्यू ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। और उसमें से कोई भी एक वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा, जिसकी वैल्यू पे वो डिपेंड करेगा, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, मान लो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। जस्ट सपोज एक वेक्टर ए दिया हुआ है जिसका वैल्यू हमको दिया हुआ आई प्लस जे प्लस टू के दिया हुआ है, आई प्लस जे प्लस टू के दिया हुआ है। और बी वेक्टर का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस थ्री के दिया हुआ है। और सी वेक्टर का वैल्यू हमको दिया हुआ i माइनस जे प्लस के दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड, पहले तो हमसे ये पूछा जा रहा है फाइंड ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर पूछा जा रहा है, एंड इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा जा रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉरी, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ए वेक्टर का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो ए वेक्टर को तो रहने दिया, 2b वेक्टर निकाल लेते हैं। 2b वेक्टर कितना आ जाएगा, 4i माइनस 2j प्लस 6k आ जाएगा। और ए वेक्टर का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, दिया हुआ है i प्लस जे प्लस 2k दिया हुआ है। सी वेक्टर भी हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सभी को इसका मतलब ऐड करना है, i प्लस जे प्लस 2k, और सी वेक्टर हमारा दिया हुआ i माइनस जे प्लस 2 प्लस के, तीनों को ऐड कर लेते हैं। मतलब ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 6 यानी 6i, और माइनस 2j, ये जे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 2j आ जाएगा। और 6 और 2 8 प्लस 1 9 किया जाएगा। तो ये तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब अगर मान लो मेरे को इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, √6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो ये हमारा आ जाएगा कितना,
85 और 121 हो जाएगा 121, और 121 का स्क्वायर रूट लोगे तो 11 आंसर हो जाएगा। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5 के दिया हुआ है, तो हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, मॉड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉड कैसे निकालते हैं, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, तो कितना हुआ, यहाँ 25 यहाँ 25, 50 आ जाएगा। तो 50 को हम 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी 5√2 आ जाएगा। तो हमको यूनिट वेक्टर निकालना, तो यूनिट वेक्टर का तरीका क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए का मॉड। अच्छा, ए के मॉड को ना हम ऐसे भी सिंपल ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आया कितना हमारा वैल्यू 3i प्लस 4j प्लस 5k और होल डिवाइड बाई 5√2, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ हमारा और वैल्यू दिया जाता है, क्वेश्चन एक और मान लो, चलो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जनरली जैसे मान लो यूनिट वेक्टर ये मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ही हमारा कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो हमको दे दिया जाएगा कि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, जैसे सपोज किसी ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं और आपसे पूछा जाएगा कि प्रूफ करिए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये वो चीज़ आपको क्या दिया जा रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लो, चलो मान लो मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ और उसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ, उससे रिलेटेड ध्यान रखना, ये पोजीशन वेक्टर और वेक्टर का वैल्यू मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दो पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स A, B एंड C वेक्टर, ठीक, एंड C आर क्या दिया हुआ है, पहले का पोजीशन वेक्टर 7i माइनस 17j, दूसरे का दिया हुआ i प्लस 3j और तीसरे का दिया हुआ 4i माइनस 7j दिया हुआ। ठीक, सो दैट या प्रूव दैट, बोला जा रहा है कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये देख लो कोलिनियर। ठीक, कोलिनियर की कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लो आप 3 पॉइंट्स को ले रहे हो, ये मान लो A है, ये हमारा B है और मान लो ये हमारा C है। ठीक, तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो कोलिनियरिटी की कंडीशन ये होती है कि AB प्लस BC का वैल्यू AC के इक्वल आना चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप क्या करो, AB का वैल्यू निकाल लो, यानी AB का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, BC का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और AC का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अगर ये कोलिनियर होगा तो ये चीज़ सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा चीज़ हमने आपको एक चीज़ और भी बताया था कि अगर मान लो आप AB का वैल्यू निकालो, AB वेक्टर का वैल्यू निकाल लो और BC वेक्टर का वैल्यू निकाल लो, अगर ये कोलिनियर होगा तो लैम्डा टाइम्स BC के इक्वल आना चाहिए, AB इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स BC आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, AB का वैल्यू, तो एक काम करते हैं, ये तो हमारा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ना, पोजीशन वेक्टर दिया होने का मतलब क्या हुआ कि ये जब वैल्यू दिया हुआ ना, किसी और के रिस्पेक्ट में हमारा पूरा वैल्यू दिया हुआ है, यानी OA वेक्टर का वैल्यू 7i माइनस 17j लिखा हुआ है, OB वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ i प्लस 3j लिखा हुआ है
और ओ सी वेक्टर का वैल्यू 4i माइनस 7j लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ए बी वेक्टर का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, ओ बी वेक्टर तो ओ बी वेक्टर का वैल्यू क्या आया, ओ बी वेक्टर का वैल्यू आया i प्लस 3j और ओ ए वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा 7i माइनस 17j। तो बस इनको सॉल्व कर लो, हमारा ए बी वेक्टर आ जाएगा। ध्यान ये रखना है, कई बार हमको ए बी और बी सी या ए सी वेक्टर का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया जाता है। यहाँ पे हमको क्या दिया जा रहा है, पोजीशन वेक्टर दिया जा रहा है। तो यानी i माइनस 7i का वैल्यू क्या आएगा माइनस 6i और 3j माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 17 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यानी प्लस 20j हो जाएगा। 6i माइनस 6i प्लस 20j आ जाएगा। इसमें से अगर मान लो मैं, चलो इसको भी रहने देता हूँ ए बी वेक्टर की वैल्यू, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, बी सी वेक्टर की वैल्यू। तो बी सी वेक्टर की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर आएगा। तो ओ सी वेक्टर का वैल्यू कितना है 4i माइनस 7j माइनस ओ बी वेक्टर का वैल्यू कितना है i प्लस 3j दिया हुआ है। तो 4i माइनस आई कितना आ जाएगा 3i माइनस 7j और माइनस 3j कितना आ जाएगा माइनस 10j आ गया। तो अगर ये कोलिनियर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे कोरिलेट करेंगे, कोरिलेट करना चाहिए। कैसे करेगा, अगर मान लो मैं यहाँ से -2 कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा 3i और माइनस 10j आ रहा है। और यहाँ भी देखो इसका वैल्यू, यानी ए बी इज इक्वल टू, अगर आप लिखोगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा -2 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर। तो मतलब ये कोलिनियर आ रहा है, लेमडा टाइम्स, लेमडा का वैल्यू है -2, तो लेमडा टाइम्स बी सी के इक्वल आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि हेंस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर, मतलब ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।